नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो यूपी टेट हिंदी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें दोस्तों हम सभी ने तकरीबन 16 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 17वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल तरीके से चर्चा करने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय को हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगता है, यानी कि शब्द के अंत में लगता है। तो हमारे जो उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कभी कभी आपको यहाँ पर इसकी परिभाषा देखने को मिल जाती है, यानी कि इसके परिभाषा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कभी कभी आपको यहाँ से फंसाने वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं। वो कैसे बनेंगे आगे जब मैं आपको सारी ट्रिक बताऊंगा, पूरे विश्लेषण के साथ सारी परिभाषा बताऊंगा, तो आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और यकीन मानिए कि अब से उपसर्ग से जितने भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में बनेंगे वो सभी के सभी आपके बिल्कुल सही भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। बात करें दोस्तों उपसर्ग की परिभाषा को लेकर के, तो दोस्तों देख सकते हैं उपसर्ग जो शब्द होता है वो उप और सर्ग दो शब्द से मिलकर के बना होता है, जिसमें आपके उप का अर्थ होता है नज़दीक या फिर कह सकते हैं पास, और सर्ग का अर्थ होता है रखना। अर्थात हम इस तरीके से कह सकते हैं कि उपसर्ग शब्द का जो अर्थ होता है वो नज़दीक या पास रखना होता है, अर्थात शब्द का वह रूप जो शब्द के नज़दीक हो, जिसके प्रयोग से शब्द में चमत्कार पैदा हो जाए, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ये तो आपकी उपसर्ग की परिभाषा हो गई। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब कभी कभी आपसे इनकी संख्या को लेकर के प्रश्न पूछ लेता है, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल वादा किया हुआ है कि जब भी मैं आपको हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा तो मैं आपको पूरी विस्तार तरीके से पूरे डीप नॉलेज में लेकर के सारी चीज़ें बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि उपसर्गों की जो संख्या हिंदी में होती है वो 10 होती है, संस्कृत में 20 होती है, जबकि अगर हम उर्दू में बात करें तो उर्दू में आपकी 12 होती है। तो जो बच्चे यहाँ पर उर्दू वाले बैठे हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्प हो रही है कि उर्दू में उपसर्गों की जो संख्या होती है वो 12 होती है। लेकिन दोस्तों कुछ विद्वान हैं, मैंने आपको यहाँ पर एक नोट करके की पॉइंट देने की कोशिश की हुई है कि जो कुछ विद्वान है वो संस्कृत में उपसर्गों की जो संख्या है वो 19 ही मानते हैं। तो अगर आपको ये दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाए तो आपको यहाँ पर उत्तर 19 सही करना है। अगर आपको 20 मिल जाए 19 मिल जाए, दोनों मिल जाता है तो आपको उत्तर 20 पर सही करना है। अगर आपको 20 ऑप्शन में ना मिले 19 देखने को मिल जाए तो आपको उत्तर 19 बिल्कुल सही कर देना है। एक की पॉइंट मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जो कि आप सभी बिल्कुल जानते भी होंगे कि उपसर्ग जो है हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। ये कैसे लगता है अभी मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आज की इस वीडियो को पूरा आप कंप्लीट देख लेंगे तो उपसर्ग से आप यकीन मानिए कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत जो है वो नहीं होने वाले हैं। ऐसा वीडियो आपको कभी भी उपसर्ग का देखने को मिला कि नहीं मिला, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आज मैं उपसर्ग आपको इतने डिटेल तरीके से बताने वाला हूं कि अब यहां से कोई भी अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आप बिल्कुल अपने उत्तर सही तो कर ही ले जाएंगे, साथ साथ आप ये बता देंगे कि यहाँ इस शब्द में इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। नंबर 1 पर अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द, यानी कि दोस्तों जो अनु शब्द है इसके लगाने से जो शब्द बनते हैं, इस उपसर्ग के प्रयोग से जो शब्द बनते हैं उनकी सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे प्रायः इसका प्रयोग जो है वो पीछे, छोटा या फिर बाद के अंत में करते हैं, यानी कि अनु का अर्थ कभी कभी आप कह सकते हैं कि अनु का अर्थ जो होता है वो पीछे होता है, कभी कभी छोटा होता है और कभी कभी बाद होता है। तो अनुगामी, जैसे एग्जाम्पल देखिए, अनुगामी, गामी में आपका जो है उपसर्ग अनु है, कृति में अनु है। तो ये आप देख रहे हैं ना कि अनुगामी, अनुकृति, अनुलेख, अनुवाद, अनुचर, ये सभी जितने भी शब्द हैं इसमें जो है अनु उपसर्ग है, और बाद में जो दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं वो इसमें जो है वो मूल शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ आप अनु उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नंबर 2 पर अगर हम लोग चर्चा करें अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द, तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्राय इसका जो प्रयोग होता है वो नहीं के अर्थ में करते हैं। जैसे अनेकता, यहाँ पर अन उपसर्ग लगा है। अनधिकार, अनुत्तीर्ण, अनुपस्थिति, अनुपमा इत्यादि, यहाँ पर देख रहे ना कहीं कि नहीं का प्रयोग, यानी कि अनुत्तीर्ण तो नहीं उत्तीर्ण हुआ। अनाधिकार, अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं के संदर्भ में यूज हो रही है, तो यहाँ पर आपका अन उपसर्ग से बनने वाले ये सभी के सभी शब्द हो जाएंगे। अगला नंबर 3 पर आपका आ जाता है अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द, यानी कि दोस्तों वहाँ पर जो अन था वो आधा न था, यहाँ पर पूरा न है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके हलंत लगा करके फंसा देंगे और आप बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। जैसे यहाँ वहाँ पर
तो नहीं के अर्थ में प्राय इसका प्रयोग भी नहीं के अर्थ में होता है, जैसे अनहित, अनगम्य, अनैक्य, अनाकर्षण, अनावलोकन इत्यादि। यहाँ भी इस शब्द का प्रयोग जो है वो नहीं के संदर्भ में होता है, लेकिन यहाँ पर ये अन पूरा है और वहाँ न पर जो है हलंत लगा है। तो ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है, आप एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझ ले जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अन और अन यानी कि आधा न और पूरा न में जो कन्फ्यूजन था वो आपका बिल्कुल अब दूर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही हैं तो वीडियो आप 2 बार 3 बार देखिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अगले नंबर पर आपका आ जाता है कि सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द, जैसे प्राय इसका जो प्रयोग होता है वो सुंदर के अर्थ में होता है। जैसे आपका सुलोचना हो गया, सुलोचना में आपका सु उपसर्ग है। सुकन्या हो गया, इसमें भी आपका सु उपसर्ग है। सुनीता हो गया, सुस्मिता हो गया, सुबोधा हो गया, सुलेख हो गया, ये सभी जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं सु उपसर्ग से बने हुए हैं, जिसका कह सकते हैं कि जो अर्थ होता है वो सुंदर के संदर्भ में होता है। तो सु उपसर्ग से अब उम्मीद करते हैं कि जितने भी शब्द बनने वाले हैं वो सभी के सभी आप बिल्कुल समझ ले जाएंगे और अपने उत्तर भी बिल्कुल सही कर ले जाएंगे। अगले नंबर पर आपका आ जाता है कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द, यानी कि प्राय इसका प्रयोग जो है वो बुरा या फिर खराब के अर्थ में करते हैं। जैसे कुपुत्र हो गया, कुपंथ हो गया, कुमार्ग हो गया, कुविचार हो गया, कुलेख हो गया, कुसमय हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि कुसमय यानी कि समय खराब है या बुरा है, तो कह सकते हैं कि इसका जो अर्थ होता है वो कहीं ना कहीं बुरा या फिर खराब के संदर्भ में होता है। तो जहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाए वहाँ पर आपको आंख बंद करके कु उपसर्ग के उत्तर सही करना, आपके उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द, यानी कि प्राय इसका प्रयोग जो है वो नहीं के अर्थ में होता है। जैसे अविवेक यानी कि विवेक नहीं है, अशुद्ध यानी कि शुद्ध नहीं है, अप्रवीण यानी कि प्रवीण नहीं, अपराजित, अधर्म, अकरणी, अमर, ये सभी जो शब्द है वो अ उपसर्ग से बने हैं। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके यूपी टेट एग्जाम में बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अगर आप अच्छे से नहीं समझ रहेंगे तो आपके उत्तर भी जो है वो गलत हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या फिर आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन करके रख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही मदद करने वाले हैं आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में। अगले नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द, यानी कि प्रायः इसका प्रयोग जो है वो तक या भर के संदर्भ में होता है। यानी कि जैसे आजीवन, आमरण, आसमुद्र, आसक्ति, आगमन, आकुत, आरोहण, ये सभी जो है इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया। तो ये जो आपको मैंने अभी बताया है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या इतनी होती है, तो वही सब उपसर्ग मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि यही सब आपके उपसर्ग जो है वो लग करके आपके शब्द जो है आपके यूपी टेट एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके उपसर्ग हैं ये सभी के सभी याद रहेंगे, तो आप जो अपने उत्तर हैं वो बिल्कुल सही कर ले जाएंगे। आपको ये नहीं समझना होगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आप चीज़ों को देखते हुए समझ जाएंगे कि इसमें इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगले नंबर यानी कि नंबर 8 पर आपका जाता है अव उपसर्ग से बनने वाले शब्द। दोस्तों प्रायः इसका जो प्रयोग होता है वो भी बुरा या फिर खराब के उतरने के अर्थ में करते हैं। जैसे अवगुण हो गया, अवहेलना हो गया, अवमानना हो गया, अवरोहण हो गया, अवतार हो गया, अवकरण हो गया, ये सभी जो है वो अव उपसर्ग से बने हैं। चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन करके अच्छे से प्रॉपर तरीके से दिमाग लगा करके पढ़िए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। चूँकि दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जल्दी से चीज़ें बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। इस वजह से हो सकता है कि चीज़ें आपको न समझ में आए। जब आप इसे अच्छे तरीके से 1 बार 2 बार देखेंगे और चीज़ों को आप लिख करके देखेंगे तो आपकी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में भी आने वाली हैं और आपके बिल्कुल याद भी सारी चीज़ें हो जाने वाली हैं। अगले नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है स, या फिर कह सकते हैं कि सह उपसर्ग से बनने वाले शब्द। जैसे इसका प्रयोग जो है सामान्यतः हम साथ के रूप में करते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे आपका सपरिवार यानी कि परिवार के साथ, सहित मतलब कि कई लोगों के साथ, सविवेक, सजीव, सहपाठी, सहलाभांश, ये सभी जो है आपके सह या फिर सह उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। तो इसे भी आपको याद करके नोट डाउन करके रख लेना है। अगले नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द, यानी कि प्राय इसका प्रयोग जो है वो भी हम कहीं ना कहीं बुरा या फिर खराब के संदर्भ में कहते हैं। जैसे आपका अपकार हो गया, अपकीर्ति हो गया, अपशुद्ध हो गया, अपशब्द हो गया, अपशुद्ध हो गया, अपमान हो गया, अपयश हो गया, अपव्यय हो गया, ये सभी के सभी जो शब्द है वो आपके कहीं ना कहीं अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। तो ये सभी जो 10 उपसर्ग हैं आपको बस इन्हीं 10 उपसर्ग को याद कर लेना है और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदी में उपसर्गों की जो संख्या होती है वो भी 10 ही होती है। तो अगर ये आप 10 उपसर्ग याद कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से विस्तार तरीके से बता दिया, तो आपके उपसर्ग से एक भी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। और आप सभी से बिल्कुल गुजारिश है कि आप किसी भी टॉपिक को, हिंदी का कोई भी टॉपिक हो, उसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक को हल्के में ले लेंगे और आपके एक क्वेश्चन भी गलत
हो जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं 88-89 पर जाकर के रुक जाएंगे और आप बोलेंगे कि हम यूपी टेट या फिर सीटेट एग्जाम फेल हो गए। तो ये कमी आपकी कहीं ना कहीं रह जाती है कि आप किसी भी टॉपिक को हल्के में ले लेते हैं कि ये तो मुझे आता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चीज़ें मैं आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट डेली देखिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जैसे ही वीडियो को अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप प्रॉपर तरीके से एक एक वीडियो देख करके अपनी तैयारी करिए। यकीन मानिए आपके हिंदी के सेक्शन में 28+ नंबर आने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से उपसर्ग को बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आपके और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर भी आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सभी बिल्कुल इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे जो आपके साथ यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी आपको हेल्पफुल वीडियो जो है वो प्रोवाइड करता रहूँगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।